नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम करेंगे देशी गप। किसके साथ? हर्ष जी के साथ। स्वागत कर रहे हैं हर्ष जी का। आरंभ करने से पूर्व आप सभी को याद दिला दें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर दें हमारे यदि चैनल को भी सब्सक्राइब करना है सर। और दोनों हाँ जी, चैनल हाँ को जी, हाँ। सब्सक्राइब करना है। हर्ष की बात चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में वो भी याद रखें, हमारा मर्चेंडाइज स्टोर और दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे 8 फरवरी 8 फरवरी डे ऑफ रेकनिंग फॉर केजरीवाल जी। तो साहब, मैं ये देख रहा हूं कि दिल्ली में साहब चुनाव की जो प्रचार है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। यानी पानी में जहर भी मिला दिया गया। और आज तो देखा कि साहब कि मोदी जी के महल का भी प्रसारण हो गया। और केजरीवाल जी जो है अपने आप को गालियां भी दे रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये क्या मतलब क्या है। लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल जो है वो सटक गया है, उसको हार दिख रही है। आपको लगता है ऐसा? सर यही बात मैं कहने वाला था, आपने पहले ही कह दिया, मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है आपने। केजरीवाल जो है ना सटक गया ही वाला ही मामला है साहब। और ये जो पानी वाला है स्टेटमेंट, देखिए इसे तो अगर आप कहें कि प्रशासनिक भाषा में, आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, और संसदीय भाषा में अगर कहा जाए तो इसे कुछ इस तरह से भी कहा जा सकता था कि हरियाणा की सरकार जो है गंदा पानी छोड़ती है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है जमुना में गिराया जाता है और वो वहां पर बह के इधर पहुंच जाता है, इससे पानी जहरीला हो जाता है। लेकिन दो शब्दों का अंतर समझिए कि इसमें जहर मिला देते हैं। अगर सर जहर मिला देते होते तो जहर मिलाने का फॉर्मूला नदियों में, अगर जहर मिलाने का कुएं में तो समझ में आता है, तालाब में समझ में आता है, पुराने समय में होता था। बहती नदी में जिसमें लाखों करोड़ों गैलन पानी जा रहा है, उसमें अगर जहर मिलाने का फार्मूला कहीं कामयाब होता तो सर पता नहीं कितनी लड़ाइयां जीती गई होती और कितने देश तबाह कर दिए गए होते। आप तो समझदार हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये तो आतंकवादी सबसे पहले इसी फार्मूले को अपनाते कि पूरी दिल्ली को खत्म कर दें, जहर छोड़ते रहेंगे 2 4 5 दिन उसमें। तो सर बहते पानी में क्या इस तरह से जहर असर करेगा, कितनी मात्रा में वो छोड़ा जाए कि वो लोगों को मार डाले, और उसके पीछे मंतव्य क्या है सर? कि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को चुनाव जिताते हैं तो इसलिए हरियाणा में बीजेपी सरकार चाहती है कि वो सारी दिल्ली को मार दिया जाए। मतलब उस इस वीडियो जबकि को वही तो दिल्ली वाले उसको लोकसभा में जिताते हैं। ये वो लोकसभा में उसको जिताते हैं, 7 सीटें लगातार दे रहे हैं 3 लोकसभा चुनाव से। तो सर ये तो जिसे कहते हैं ना कि मैं बता दूं आपसे, जैसे शुरुआत में मैं बता रहा था, जैसे हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे, मैं द्वारका सेक्टर 23 में एक शादी में गया था, तो इत्तेफाक से ये वाला जो इश्यू है मैं इसे देख नहीं पाया था। दिन में मैं व्यस्त रहा थोड़ा सा दोपहर बाद, तो उस मैं ये वाला मुद्दा देख नहीं पाया, वीडियो में देख नहीं पाया। तो मैं जैसे ही वहां शादी में पहुंचा तो लोगों ने घेर लिया वहां। अब वहां पे उत्तम नगर विधानसभा सीट, मटियाला विधानसभा सीट और द्वारका वाली, बिजवासन वाली, 3 4 विधानसभा सीटों के लोग वहां शादी में उसमें आए हुए थे। अब उन सब ने कहा कि इस पे तो आपने वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा यार क्या वीडियो है? तो उन्होंने वो केजरीवाल की वो बात मुझे सुनवाई। तो मैंने कहा यार ये तो, इस पे तो कोई बेवकूफ ही विश्वास करेगा जिस तरह की बात ये कह रहे हैं। ये तो एक हास्यास्पद बात है जिस सेंस में और जिस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन इट शोज कि अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर है। और कैलाश गहलोत ने अभी इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है, उसने ये कहा कि हम 2015 और 2020 में जब वोट मांगने के लिए जनता के पास गए थे, वो तो आम आदमी पार्टी में था, मंत्री भी था कैलाश गहलोत, तो उसने ये कहा कि तब हम अपने काम के ऊपर वोट मांगने के लिए गए थे, हमें किसी ना तो घोषणा करने की कोई जरूरत पड़ी थी चुनाव से पहले, और ना इस तरह के गिमिक्स हमें जो है वो करने पड़े थे जैसे कि केजरीवाल साहब इस बार कर रहे हैं। तो कैलाश गहलोत का भी ये कहना था कि ये इनकी जो हार है वो इन्हें बिल्कुल सामने नजर आ रही है, और ये अब तक तो ये था कि इन्हें अपनी सीट बचानी बारी थी। अब तो मैसेज लोगों में ये चला गया है कि शायद इस बार सरकार बनाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। तो अब इसी आवेग में आके और इसी नर्वसनेस में आके मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ये सब चलाना
मुझे तो दो ही चीजें लगी इसमें कि एक तो शराब घोटाले वाला जो मामला जिसमें ये जेल गए, और ये जो शीश महल वाला है, इन दो मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल को ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका जो भूत है उससे पीछा छुड़वाया तो कैसे जाए। ये माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है कि वोटर का माइंड डाइवर्ट कर दो, एक इशू से एक बड़ा इशू उछाल दो तो लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा सनसनीखेज बना दो। लेकिन वो कली आतिशी ने भी फिर बयान दे दिया, उसने साफ कह दिया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा मिलाया जा रहा है, तो वो मामला वहीं डिफ्यूज हो गया। अगर ये वास्तव में उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाना चाहते थे तो फिर ये बयान नहीं देना चाहिए था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम दरअसल जहर कह रहे थे। सचमुच में ही कहते कि भाई जहर है, जांच करवाओ इसकी। तो ये है केजरीवाल की कहानी। तो साहब वो हालत खराब है, करें तो क्या करें। ऊपर से योगी जी और आ गए उनकी जान को। हाँ, योगी जी की तो 13-14 जनसभाएं हैं, एक एक दिन में 3-3 कर रहे हैं वो। योगी जी तो लगी रहे हैं, योगी जी भी। और मैं बताऊं संजय जी कि वो जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, वो बड़ी प्रभावशाली रही। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 2-4-5 लाइन बोलते हैं, उसी का बड़ा प्रभाव है। अब उसमें उन्होंने कह दिया था कि जो ये लाल डोरे वाली जमीन है 1700 अवैध कॉलोनियां जिन्हें कहते हैं, शीला दीक्षित के समय से ये मामला चल रहा है कि वहां पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती, अगर आपको लोन लेना है घरों पे तो पीएनबी, एसबीआई, ये बैंक लोन नहीं देते, ये इंडिया बुल्स वगैरह के थ्रू वहां पे फाइनेंस कराना पड़ता है। तो वो जो 1700 कॉलोनियों को वैध करने वाली बात कही है ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। और उन 1700 कॉलोनियों में दिल्ली की 50% से ज्यादा आबादी रहती है। इधर जो सारा ये नाले से पार वाला कैंट से आगे जो नाला है उत्तम नगर तक जो जा रहा है, इससे पार सारी जितनी भी कॉलोनियां है आउटर की, जो प्रवेश वर्मा का लोकसभा सीट हुआ करती थी, उस इलाके में तो सबसे ज्यादा आबादी इन लोगों की है। तो उसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है। और इंपैक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें इन कॉलोनियों को रेगुलाइज जो करने की बात है, उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका रहेगी। इसे पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। तो लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार आती है तो यार ये काम हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी सरकार बीजेपी की है, ऊपर भी सरकार बीजेपी की है। उसका बड़ा इंपैक्ट है, बड़ा गेम गेम चेंजर हो सकती है वो घोषणा, अगर बीजेपी से अगले 5-7 दिनों में से और बढ़ा दे आगे की तरफ। नहीं तो अब तो केजरीवाल ने भी तो घोषणा कर दी, वो भी 2100 रुपए देगा। आप क्या कोई कम है क्या? नहीं मैं तो तो सर सोच रहा था 21 वो तो कहा, 21,000 बोलेगा, लेकिन 2100 पे ही रुक गया। अरे सर 2100, ये बीजेपी वाले तो 2500 कह रहे हैं, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हम 3100 दे देंगे। सर ऐसा कहने से क्या होता है? इन, 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 इस इससे कुछ नहीं होता सर। अब कांग्रेस वालों को तो देना नहीं है ना, उनकी आनी है, तो जुबान हिलाने में क्या जा रहा है। बात यही है ना कि जो मैं अमित शाह वाली बात कही कि किसकी बात पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, बात अब खेल उसका आ गया। और अरविंद केजरीवाल का 2020 से पहले वाला दौर अलग था, 2020 के बाद वाला जो दौर है वो अलग है। आज जितने मुद्दे अरविंद केजरीवाल के सामने चैलेंज के रूप में खड़े हैं, ये सारे के सारे 2020 के बाद पैदा हो गए। चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, शराब घोटाला हो, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हो, शिक्षा विभाग का घोटाला हो, शीश महल, ये सब 2020 के बाद शुरू हुआ। तो इस बार तो सीन बिल्कुल पलटा हुआ है। वो कहते हैं ना कि इस बार सामने वो एक, जब को हॉकी में कोई खिलाड़ी जाता है ना कि वो दूसरे की डी में पहुंच गया और पता लगा कोई खिलाड़ी नहीं है, तो फिर तो वहां पे वो पेनल्टी स्ट्रोक हो गया। तो इस बार क्या है कि सामने 12-13 लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा गेंद निकाल लूं तो पास करूं तो कहां से करूं, ये समस्या है। और सबसे मेन बात, उसके अपने जो मेन घोड़े हैं जिन पे दांव लगाता है अरविंद केजरीवाल, वो इस समय मुश्किल में फंसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा में जो लड़ रहे हैं, जंगपुरा में भी हालत खराब है। अभी 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को वहां पे बाकायदा एक सभा करनी पड़ी, और सभा करके केजरीवाल ने वहां पे ये कहा कि भाई अगर आप लोगों ने मनीष सिसोदिया को जिता दिया जंगपुरा से, तो आप समझ लो कि यहाँ की सारी जनता डिप्टी सीएम बन जाएगी, ये डिप्टी सीएम बनेंगे। अपनी तो कह नहीं रही कि मैं कह नहीं रहा है केजरीवाल कि मैं सीएम बनूंगा, बनूंगा मनीष कि नहीं सिसोदिया के बनूंगा ये बारे, पता नहीं। हाँ बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मनीष सिसोदिया के बारे में एश्योरेंस दे रहा है लोगों को जाके कि भाई डिप्टी सीएम बन जाएगा आपका एमएलए। इट शोज के मनीष सिसोदिया की भी हालत खराब है दूसरी जगह जाने के बावजूद। ये स्थिति है, जब इतने बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब है तो बाकी का तो ऐसे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो
62 विधायक है सर, उनमें से 42 के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, उन्हें जानता कौन है वहां पे? अब तो ताहिर हुसैन भी आ गया ना कस्टडी पैरोल पे, वो भी प्रचार हाँ, तो करेगा। वो तो सर, वो तो असदुद्दीन ओवैसी वगैरह, उनकी तो कहानी अलग ही है। मुझे लगता नहीं है उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट है वहां पे। बस यही है कि वो 1-2 सीटों पे थोड़ा सा कांग्रेस वालों का और इनका प्रभाव है। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि कांग्रेस का खाता इस बार भी नहीं खुलेगा, कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन इसीलिए क्या राहुल गांधी जो है वो बजाय दिल्ली में कैंपेन करने के महू में कैंपेन कर रहे हैं। और अभी तो हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी अभी पटपटगंज में जनसभा कर रहा है, बोल रहा अच्छा, है। कर रहा है क्या? अरे वाह वाह वाह। हाँ, अभी इसी समय देखिए आप, स्क्रीन पे लाइव चल रहा है, पटपटगंज में रैली चल रही है राहुल गांधी की। क्योंकि पटपटगंज में अनिल चौधरी कैंडिडेट हैं, जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ से काउंसलर भी रहे हैं और एमएलए भी रहे हैं। अनिल चौधरी इनका बड़ा नेता है। अभी इनसे जो यादव है, इससे पहले अनिल चौधरी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उनके लिए रैली कर रहे हैं पटपटगंज में। वेरी गुड, वेरी गुड। जी। तो इसका मतलब खड़गे साहब जो है वो बगैर मतलब नाराज हो रहे थे कल महाकुंभ के ऊपर, उनका मेल्ट डाउन क्यों हो गया? सर, खड़गे साहब का बड़ा मेल्ट डाउन बताऊं क्या होता है, जिसे लोग नोटिस नहीं करते। खड़गे साहब का सबसे बड़ा मेल्ट डाउन ये है कि जब वो किसी सभा में जाते हैं और उस सभा में राहुल गांधी और वो दोनों गेस्ट होते हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें बाद में बुलवाया जाता है। राहुल गांधी इनसे पहले बोल लेते हैं, और राहुल गांधी बोल के जब बैठते हैं तो सारी भीड़ चलनी शुरू हो जाती है। तो खड़गे साहब का जब नंबर आया मऊ में, तो उन्होंने शोर मचा के कहा, अरे भाई मेरी बात सुनो, बैठ जाओ सब, शोर मत बनाओ। आप सुनिए उस वीडियो को, बड़ा मजेदार है। खड़गे साहब की तो बड़ी खुलेआम बेइज्जती होती है। तो खड़गे साहब का ये कहना था कि भाई ये तो जान लो कि आज हम इस मौके पर, आज यहाँ हम सभा क्यों कर रहे हैं, कम से कम ये तो जान लो। तो इसका मतलब राहुल गांधी उनसे पहले बोले 20-25 मिनट, वो भी नहीं समझा पाए लोगों को कि हम यहाँ सभा कर क्यों रहे हैं। राहुल गांधी ने तो अपनी स्पीच में इसका जिक्र तक नहीं किया कि भाई अंबेडकर साहब का मऊ से क्या नाता है। वो तो खड़गे ने बाद में समझाया कि उनका असली जो है वो असली क्षेत्र यही था अंबेडकर साहब का। और फिर बाद में देखिए वो म्यूजियम वगैरह देखने भी गए हैं राहुल गांधी और खड़गे साहब। तो खड़गे साहब की प्रॉब्लम यही है कि वो प्रोटोकॉल के तहत फंस जाते हैं। अब खड़गे साहब को पहले बुलवा दें और राहुल गांधी को बाद में बुलवाएं, सब वो तो अलग ही एक मुद्दा बनेगा कि यार बताओ, अध्यक्ष से पहले, अध्यक्ष को पहले बुलवा दिया, एक सांसद है राहुल गांधी, उसको बाद में बुलवा रहे हैं। नहीं तो नहीं, सामने बड़ी वो लू है, वो लू भी है। हाँ हाँ, अरे सर लू देखिए, अरे दोनों लू है ना, एक लू दूसरा लू। लेकिन सर पार्टी के लू तो एक लोकसभा का लू और दूसरा राज्यसभा का लू, दोनों मिलके हो गए लू। लेकिन सर पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से तो बड़ा लू जो है वो खड़गे जी हुए ना। तो खड़गे जी का नंबर बाद में ही बोलने का बनता है। वहां जम्मू में हुआ था सर, जब ये जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे थे, उसमें राहुल गांधी ने अनाप शनाप कह दिया था कि हम वहां लाल चौक पे जो है वो शाजवान खाने के लिए गए थे, और खड़गे जी की तो तबीयत पहले से खराब थी, इनका पेट खराब था। तो मैंने तो खाया, खड़गे जी ने खाया ही नहीं है। तो इस तरह का खुलेआम मजाक बनाया जाता है खड़गे जी का। तो राहुल गांधी की उपस्थिति में खड़गे जी को नहीं जाना चाहिए किसी भी कार्यक्रम में, मैं तो उन्हें ये नेक सलाह दूंगा, तो उनका मान सम्मान बचा रहेगा। ये लीजिए साहब। और नहीं तो लेकिन खड़गे जी का मेल्ट डाउन तो महाकुंभ के ऊपर हुआ था, और हाँ, महाकुंभ वो के तो ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का, जिसमें कांग्रेसी भी शामिल हैं, उनका तो मेल्ट डाउन हो ही रहा है। देखिए हुसैन दलवाई जो हैं, उनके पुराने राज्यसभा सांसद, उन्होंने तो ये कह दिया कि साहब की बीमारियां हो जाएंगी आप सब लोग नहाओगे तो, और उन्होंने कह दिया कि साहब इससे गरीबी दूर नहीं होगी। बाकी आप देख लीजिए जरा, वायर में कितना बड़ा बड़ा आर्टिकल निकल रहा है, वायर द लायर, और उसके बाद जो आपका वो स्क्रॉल द ट्रॉल, क्विंट द स्क्विंट, न्यूज लॉन्डी, इनमें सब में जो है वो रोज महाकुंभ के विरोध में निकल रहा है। एक और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं कि साहब कि ये क्या हो रहा है, ये देखिए जो है महाकुंभ में जबरदस्त कन्वर्शन हो रहा है। ये भी आरोप है
कि कन्वर्जन या घर वापसी हो 200 रही है? हाँ, वही घर वापसी हो रही है। वो तो कन्वर्शन कहते हैं ना, वो थोड़ी घर वापसी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब कि 200 परिवारों का इस्लाम से हिंदू धर्म में घर वापसी हो गई है। और ये आपके पता नहीं कितने सारे आदिवासी जो हैं वो हजारों की संख्या में, उनकी घर वापसी हो गई है। तो इसको लेके साहब आप देख ही रहे हैं कि कितना मेल्ट डाउन हो रहा है। सर मेल्ट डाउन देखिए, अब जब भी कुंभ लगेगा, अर्ध कुंभ लगेगा, पूर्ण कुंभ लगेगा सर, उसको तो उसमें तो मेल्ट डाउन होगा ही। आप पिछला भूल गए क्या? जब कोविड के समय में चल रहा था कुंभ, क्या क्या कहा गया था उस समय कि सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है, उत्तराखंड में ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। दुनिया भर की कहानियां तो पिछली बार भी चलाई गई थी। तो सर जब इन्हें लगता है, इन लोगों को, जितने भी ये लेफ्ट लिबरल हैं, जब इन लोगों को लगता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां हिंदू एकजुट हो रहा है, और देखिए कुंभ का तो सर ऐसा सीन है कि कुंभ में कोई जाति धर्म उसका तो भेद मिट जाता है। वहीं उसी जगह आदिवासी नहा रहा है, उसी जगह दलित नहा रहा है, उसी जगह सब नहा रहे हैं। तो ये तो एक इस तरह का, जो मेरा मानना है कि हिंदुत्व का जो पुनरुत्थान है, जन जागरण जिस तरह से होना चाहिए, ये उसका भी तो है ना एक मैसेज। अब आप आज आज की तारीख में, अभी मैं कुछ देर पहले महाकुंभ का जो ट्विटर हैंडल है उससे तस्वीरें देख रहा था साहब, उसमें जो है मतलब ढूंढे नहीं मिल रहा है कोई खाली स्पेस। एरियल शॉट उसके ड्रोन वगैरह से जो फोटो आ रहे हैं, इतना अरे जबरदस्त मूवमेंट है वहां पे। कल मौनी अमावस्या है, आप सोचिए कितना लोग हाँ, वहां पे तो कितना सर लोग इसमें होगा वहां पे। दो तीन चीजें होती है ना। अब देखिए, जैसे एक मैं अभी, एक हमारी प्लान बन रही थी, एक हमारे मित्र थे वो कह रहे थे कि भाई अयोध्या चलते हैं। तो वहां पे अयोध्या में एक हमारे मित्र हैं, हमारे चैनल के बड़े प्रशंसक भी हैं, मिश्रा जी। हमने उन्हें फोन घुमाया तो उन्होंने कहा कि भैया अभी बिल्कुल मत आना। मैंने कहा क्यों? कि साहब ये बताइए कि ये सारा जो पूर्वांचल है ना, इवन बिहार तक, अभिषेक तिवारी तो दो बार होया है वहां पे। तो कह रहे कि पटना से और ये जो पूरा पूर्वांचल है, ये जब कुंभ की तरफ जाते हैं ये तब भी अयोध्या होते जाते हैं, और जब लौट के आ रहे हैं तब भी अयोध्या होते हुए जा रहे हैं। तो कह रहे कि यहाँ अयोध्या में भी कुंभ की तरह ही पूरा भयंकर भीड़ भीड़ है यहाँ पे भी, तो आप आज रुके रहो। तो आज तो वो तो श्री राम तीर्थ क्षेत्र ने ऑफिशियल अपील निकाली है कि भाई साहब अयोध्या मत आइए अभी 5 तारीख तक, हाँ बसंत पंचमी के बाद आइए। जी जी। तो सर ये तो है ना, जिसे हम कह रहे हैं ना, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये कोई डरने की बात नहीं है सर, इसको रिजॉइस करने वाली चीज है। ये एक हमें आह्लादित करने वाला एक क्षण है कि कोई हिंदुओं का इस तरह से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, और उसमें लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पॉलिटिकल इंटेंशन के वहां जा रहे हैं, और इन पॉलिटिशियंस को भी मजबूर होना पड़ रहा है। अखिलेश यादव दूसरी बार नहाए, पहले पता नहीं कहां नहाए थे, उस पर सवाल उठे थे कि अखिलेश यादव नहाए कहाँ हैं, और रात के अंधेरे में नहा के चले आए थे, पता नहीं कहां पे नहा लिए थे। वो तो अखिलेश हरिद्वार में यादव आए थे। बाकायदा जो है, अखिलेश यादव दोबारा गए, और अब वहां पे त्रिवेणी घाट पर बाकायदा समाजवादी पार्टी के लगभग 100-150 लोगों को साथ लेके गए वहां पे विद फैमिली, तब नहाए हैं वहां पे जाके। तो सर अगर आप 11 इसको डुबकी अगर, लगाई है, एक दो भी नहीं। हाँ, अच्छा सर 11 लगी है, मुझे नहीं पता हम्म नहीं, लोगों ने उनसे कहा कि भाई मुलायम सिंह यादव जी तो कोई भी नहीं छोड़ते थे। भाई मुलायम सिंह यादव का कुछ तो थोड़ा सा फॉलो करो ना मुलायम सिंह यादव को। केवल मुस्लिम मुस्लिम ही क्यों करते हैं? तो मुलायम सिंह यादव के और भी बहुत सारे पहलू थे, उसको भी तो फॉलो करो। तो फिर उसके बाद इनका कार्यक्रम बना है, और ये जाके नहाए हैं। मैंने तो वीडियो भी बनाया था कि यार राहुल गांधी को ले जाते, राहुल गांधी को भूल गए राहुल गांधी को क्यों नहीं ले गए ये? अपनी वो जो राहुल गांधी ट्रॉफी तो तो सही। शेयर कर रहे हैं उनके साथ, वो अवधेश प्रसाद की जो ट्रॉफी है, उसे तो राहुल गांधी के साथ बैठ के बड़ा शेयर करते हैं। लेकिन वहां पे नहाने में जहां पुण्य कमाने की बात आई, वहां अकेले अकेले चले गए, वहां राहुल गांधी को भूल ही गए। और बताएं आपको खड़गे जी ने जो अभी बोला ना कि साहब के वो कुंभ नहाने से गरीबी दूर नहीं हाँ, होती वो है, तो उन्होंने कहा लोगों ने उनके गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है, कि ये गंगा कहा। में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। हाँ लेकिन अब लोगों ने आज उनके फोटो निकाल दिए पुराने कि साहब गंगा में डुबकी लगाने से तो गरीबी दूर होती नहीं है। नेहरू जी ने लगाई थी कुंभ में और उससे गरीबी दूर नहीं हुई, तो इसलिए कांग्रेस ने मान लिया कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होती। हाँ लेकिन
उनके फोटो अभी आ गए, खड़गे जी के भी आ गए, राहुल गांधी के भी आ गए, सबके कि साहब की वो जो दरगाह में चादर चढ़ाते हैं, उससे गरीबी दूर होती है क्या? हाँ होती होगी सर, मीडिया वालों को पूछना चाहिए उनसे ये सवाल, बिल्कुल पूछना चाहिए। और ट्विटर पे लोग अभी पूछ रहे हैं। अभी तक मैंने देखा भी नहीं है कोई कांग्रेस का कोई लीडर वहां गया हो, ये तो पता नहीं है मुझे। एक वो जा सकता है बस, विक्रमादित्य सिंह, उसका लड़का वीरभद्र सिंह का। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कोई कांग्रेसी इतनी हिम्मत कर पाएगा वहां चला जाए वो, क्योंकि वो राहुल गांधी और ये सब लोग देख लेंगे तो फिर उसकी शामत आ जाएगी बेचारे की कि भाई तुझे किसने कहा था कुंभ में जाने के लिए। ठीक है सर, नहीं जा रहे ये लोग, जो जैसा है वो वैसा दिखना चाहिए और जनता के सामने उसका क्लियर कट मैसेज आना चाहिए कि भाई ये देख लीजिए ये कैसे हैं ये, जिसे हम कहते हैं ना छद्म वामपंथी, तो ये ऐसे ही छद्म हिंदू हैं ये मौका पड़ने पे तो जाते हैं। अखिलेश यादव, चलिए साहब अखिलेश यादव कोई बात नहीं, अगर गया है तो चलो अपना मिल्कीपुर का चुनाव बचाने के लिए गया होगा, कि मिल्कीपुर का बाईपोल आ रहा है उसके उसे बचाने के लिए गया होगा। लेकिन राहुल गांधी तो क्लियर कट एजेंडा है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो तो शुक्र मनाओ कि सर उसने ये नहीं कहा कि ये जो है आरएसएस का आयोजन है कुंभ। हाँ, हाँ, अयोध्या वाला तो आरएसएस का ही था। जब अयोध्या का आरएसएस आयोजन बता सकते हैं सर, बताइए कुंभ को भी आरएसएस का आयोजन बता सकते हैं तो। और आजकल राहुल गांधी का जो नया टारगेट है वो आजकल मोहन भागवत बने हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि वो मोहन भागवत से सारी स्पीच शुरू कर रहे हैं आजकल। वो तो ठीक है, लेकिन योगी जी से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं, मुझे लगता है कि योगी जी से इसलिए शुरू नहीं करते कि योगी जी जो है अगले दिन जवाब भी देंगे, और फिर वो जैसे खड़गे जी का चिट्ठा लेके आए हैं ना, उस तरह से अब भागवत जी जो है डेली बाई डेली की जो वो होती हैं हैपनिंग्स, उन पे भागवत जी की जो है टिप्पणियां मैंने कभी सुनी नहीं है। वो तो कभी अपना आयोजन होता है बोलते हैं वो प्रतिक्रिया भी बहुत कम देते हैं। लेकिन योगी जी के साथ समस्या ये है कि योगी जी तो नाम लेके बोल देंगे, वो राहुल बाबा कह के कुछ भी कह देंगे। योगी जी और अमित शाह, दो लोग ऐसे हैं कि उनके बारे में आप कुछ भी कहोगे तो उनका रिप्लाई आएगा अगले ही दिन। तो योगी जी के बारे में तो इसलिए नहीं कहते सर, वो खड़गे जी का चिट्ठा खोल दिया था उन्होंने, खड़गे जी के घर का इतिहास बता दिया था सारा, याद होगा आपको। ये साहब कैसे जो है मुसलमानों ने इनके फैमिली पे अत्याचार करे थे। तो राहुल गांधी तो उस बात से डरते ना। इनकी माँ को जलाया रजाकारों ने, और हाँ, घृणा उनको जो है वो आरएसएस से, मतलब जी, जलाया मुसलमानों ने, हम्म, अत्याचार किए मुसलमानों ने, और बुरे हिंदू हैं तो इसलिए हिंदुइज्म छोड़ के बौद्ध बन गए। हाँ, सही बात है, तो फिर वैसे इसीलिए वो, जब कभी ऐसा मौका आता है तो कह देते हैं कि शिव जी तो मेरे नाम में ही है, मेरा नाम मल्लिकार्जुन। हाँ, सही बात है। ऐसी ऐसे मतलब ऐसी ऐसे तर्क दे के अपनी जान बचाते हैं ये। और एक बात जितनी और भी है सर, खड़गे जी के अंदर तो मैंने एक बड़ा डेस्परेशन ये देखा कि खड़गे जी अपने आप को एक दलित नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि साहब जगजीवन राम, रामविलास पासवान, मायावती, काशीराम, मैं उस श्रेणी का दलित नेता बन जाऊंगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि सर इधर नॉर्थ का तो आदमी जो है उन्हें साउथ इंडियन मानता है, उन्हें वो उस दलित वाली नजर से देखता ही नहीं यहाँ का। तो कांग्रेस कहता वालों की जो हजारों करोड़ का मालिक है भाई वो, क्या हाँ, कहते लेते हैं। बिल्कुल। और अभी अपने लड़के को चीफ मिनिस्टर और बनवाने के चक्कर एक में, और गजब का काम उसने किया है, जिसके लिए उसको पूरी वाहवाही मिलनी चाहिए, कि वो मेरे ख्याल से अकेला ऐसा नॉन मुस्लिम है जिसने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरे अब अभी तो वो जमीनें वापस की हैं इसके लड़के ने, प्रियांक खड़गे ने। जब ये सिद्धरमैया की जमीन वापसी वाला मामला चला था, जो उन्होंने जमीन ले ली थी वाइफ के लिए अपनी उसके, तो उसके बाद इन्होंने भी जमीन वापस की है। मैं तो वहां पत्रकार से एक से बात कर भी रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये खड़गे का क्या चक्कर हो गया, प्रियांक खड़गे ये जमीन वापसी करने लगा, उसका कोई एनजीओ वगैरह कोई कंपनी है उसकी। तो उसने कहा कि ये इसलिए कर रहा है कि खड़गे इस चक्कर में है कि अभी जो 2.5 साल वाली सेटिंग हुई है ना सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार वाली, कि उसमें बीच में जो है अपने बेटे को घुसा दूं, प्रियांक खड़गे को, उसका नाम सीएम पद के लिए चला दूं वहां पे। तो फिर लोग लेके आएंगे, चिट्ठी निकाल के लाएंगे कि भाई इसने तो जमीन हथियार रखी है, फलाना कर रखी है, तो वो जमीन वमीन इसलिए वापस करवाने की बात कही है। आपने तो सही कहा, प्रॉपर्टी की तो इनके पास कोई कमी नहीं है। इसके तो बेटे अलग अलग कंपनियों में वो हैं पदों पे।
दूसरा जो चल रहा है मेल्टडाउन, वो वक्फ एक्ट को लेकर चल रहा है। उसमें तो सर फाइनल हो गया, तब तो तैयारी कीजिए अभी बजट सेशन में ही तहलके की। अब तो मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है, इन्होंने तो सारे अमेंडमेंट्स वगैरह जो है उसके हिसाब से ड्राफ्ट तो सब तैयार हो ही चुका है, कुछ लग तो रहा नहीं। और ये तो विपक्ष वाले तो ये सोच रहे थे कि हम इसमें जेपीसी में ही सरकार को दबोच लेंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि एक तरह ये जो बजट सेशन है इसमें शक्ति परीक्षण भी होगा एनडीए का। जो लोग ये सोच रहे थे कि साहब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये सब लोग या कुछ और भी लोग इसका विरोध कर सकते हैं या इससे अलग हट सकते हैं, तो लगा तो है सर एनडीए के तो तरफ से जितने भी लोगों के आए, मेरे ख्याल में 12-13 लोगों के अमेंडमेंट आए थे, उसमें सुधार जितने भी थे वो सारे के सारे एक्सेप्ट हो गए। तो ये कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि साहब हमने ये कहा था और ये नहीं हुआ, ये नहीं कहा था, ये नहीं हुआ। पार्लियामेंट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, बोलने का जो सबसे बड़ा था कि साहब कि क्या कलेक्टर को हमारी जांच करने का अधिकार देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, कलेक्टर नहीं तो कमिश्नर कर ले। सही बात है, और बड़ा अधिकारी ले लो। अब ओवैसी अच्छा जो सर, है वो इसमें पिछले आपने 6 तो महीने वक्त से यही चिल्ला रहा है कि कलेक्टर हमारी जांच करेगा। लेकिन सर ठीक है, इसमें कलेक्टर नहीं, आप कलेक्टर तो से आपत्ति है तो कमिश्नर ले लो। आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कैसे कैसे होगा इसमें सर, क्या हुआ करेगा, मतलब क्या भूमिका रहेगी जो एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें क्या होगा, क्या क्या किस तरह से आगे चलाएगी पार्टी बीजेपी इसको? नहीं, उसमें तो ये है कि अगर कोई जो है वक्फ लैंड किसी गवर्नमेंट लैंड पे बनी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली सरकार में चली जाएगी। तो उसकी जांच जो है वो पहले लिखा था कि साहब वो कलेक्टर करके अपने आप ही कर लेगा, और इसीलिए चिल्ला रहे थे कि कलेक्टर हमारी जांच करेगा। तो उनका ठीक है, कलेक्टर जांच करेगा और उसके बाद जो है वो रेफरेंस कर देगा, और रेफरेंस पे सरकार किसी बड़े अधिकारी को, कलेक्टर से बड़े अधिकारी को अपॉइंट कर देगी और वो फाइनल कर देगा। ठीक है, थोड़ा ये जो वो कहते हैं ना कि साहब कि वो मुद्दई मुद्दाले एक ही नहीं होना चाहिए, मुद्दई और मुंसिफ एक ही नहीं होना चाहिए। तो ठीक है साहब, अगर कलेक्टर मुद्दई है, उसने जांच की है, तो मुंसिफ हम कमिश्नर को बना देंगे, वो देख लेगा। बस सही बात है। बस सही बात, हाँ, तो मैं बिल्कुल। इसी तरह तो कह रहा हूँ मैं कि ये सब इनकी घुमा फिरा के बातें सारी इन्होंने मान तो ली हैं कि चलो भाई आपकी ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। ये तो पता नहीं हुए कल्याण बनर्जी और ये सब लोग क्यों चिल्ला रहे थे कि अलग अलग उस पे जो है वो डिबेट हो रही है, उसमें चर्चा हो रही है, उस पे क्यों उन्हें परेशानी हो रही है। वो तो अच्छी बात है कि अलग अलग उस पे अगर बात हो रही है तो क्या दिक्कत है, इतनी बड़ा अरे बड़ा तो हाँ, जब अटैची भर भर के दी सबको। वो वाली बात है ना कि साहब कि तूने नहीं पानी मेरा गंदा किया तो तेरे बाप ने किया होगा, मुझे तो तुझे खाना है। वही है, वही है, सही बात, वही कहानी है इन लोगों की। अब आप देख लो, इसी का उदाहरण दूसरा आप देख लो, वो यूसीसी वाला उत्तराखंड ने कर दिया। अब उससे इनको ज्यादा परेशानी है, अब ये खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन करेंगे ये जरूर कुछ न कुछ, क्योंकि उससे जो है इनका जो एक फंडामेंटल जो एक चीज हुआ करती थी, यानी शरीयत। अब इनका ये है कि साहब देखिए, अब हमारी जो हमने एक बना रखा था कि साहब हम तो शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे, उसको भी तोड़ दिया। नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगर देन शरीयत। ये सिद्धांत जो है वो इस्टेब्लिश अगर हो जाएगा तो इनका तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा साहब, मुल्ला मौलानाओं का, ये ओवैसी तो टाइप के लोगों का। ये तो होना ही है। वहां तो उसके तो वहां के चीफ सेक्रेटरी का और उनका बयान भी आया था कि हम लोगों ने तो बिल्कुल तैयारी कर रखी है, उत्तराखंड वालों ने तो, कि अगर यूसीसी को लेकर जितने भी चीजें चैलेंज की जाएंगे हमने उन सब का बाकायदा तैयार कर रखा है, क्योंकि वे जानते हैं चैलेंज होंगे। मुसलमानों ने तो कह दिया था कि जिस दिन लागू होगा उससे नेक्स्ट डे ही हम कोर्ट चले जाएंगे। अब पता नहीं आज गए हैं या नहीं कोर्ट, अभी तो मोदी जी पहुंचने वाले हैं, नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं वहां पे उत्तराखंड में, हो सकता है मोदी जी भी कुछ बोले इस पे आज। तो ये तो आज प्रयोगशाला योगी है। जी का आ गया ना टाइम्स नाउ में इंटरव्यू, अच्छा, हम भी क्या? लागू कर देंगे। योगी अब नेक्स्ट देखिए सर, ये तो प्रयोगशाला है, एक छोटा सा सैंपल पीस इन्होंने लिया है वहां का, फिर अब वो सब जो जो चीजें आएंगी वो बाकी सब में लागू हो जाएंगी। इसके बाद तो फिर निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित उत्तर प्रदेश में ही इसको लागू करना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट बड़े स्टेट है, फिर उसके बाद इसकी तरफ चलेगी पार्टी। ये फिर इस वाले मामले में सरकार ने
वो जो सीए वाला मामला है ना सर, वो ना होने पाए, उससे बचने के भी तरीके निकाले कि आप छोटे छोटे पॉकेट्स में अलग अलग तरीके से इसको लागू करते हुए चलो, और फिर दूसरे स्टेट्स पे भी दबाव बनेगा कि फला स्टेट्स में लागू हो गया, फला में लागू हो गया, तो दूसरे भी लागू करेंगे। और जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सामने आएंगी, चुनौतियां सामने आएंगी, उसका भी पता लगता रहेगा कि भाई किन किन चीजों पे चैलेंज किया जा रहा है। तो उत्तराखंड तो एक सैंपल बन गया है, उदाहरण पेश किया गया है उसके माध्यम से। तो ये प्लानिंग है, ये शायद प्लानिंग 2021 में ही बन गई थी, जब पुष्कर सिंह धामी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे। उसी टाइम उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि यूसीसी लाएंगे। ये तो ऊपर लेवल से तैयार किया हुआ प्लान है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पुष्कर सिंह धामी का अपना बेबी है ये। वो तो ऊपर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वहां से प्लानिंग शुरू हुई है। तो क्योंकि वहां पे अपेक्षाकृत जितने भी ये छोटे स्टेट्स हैं, अगर बीजेपी शासित राज्यों की हम बात करें, तो मुसलमानों की आबादी सबसे कम उत्तराखंड में ही है। और नहीं 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 नहीं, उत्तराखंड में तो 16% है, सबसे कम। नहीं तो और किस, मध्य प्रदेश में 6%। नहीं सर, छोटे छोटे स्टेट्स की अगर बात करें ना, तो ये तो है ही, खैर वो तो अलग बात होगी। लेकिन जो छोटे स्टेट्स हैं, ये छत्तीसगढ़ वगैरह, उसमें भी शायद यहाँ से ज्यादा ही होंगे, उसमें भी ज्यादा ही होंगे। तो और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही बन रहा था कि हर विधानसभा सीट पे उत्तराखंड की ये प्लान बन रही थी कि 20 से 25 हजार मुसलमानों के वोट सेट कराया जाए। और ये अब से नहीं सर, पिछले 15 साल से चल रहा है उत्तराखंड में। जब के साहब यहाँ पे जितने भी विधानसभा सीट हैं, कई विधानसभा सीट हैं जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा नहीं है। ऊपर अगर हिल की तरफ चले जाओ, इधर हरिद्वार के इधर आसपास तो सब जगह है, नैनीताल साइड में इधर तो सब जगह, हल्द्वानी वगैरह में। लेकिन वहां पे प्लानिंग इस तरह से चल रही थी, वेस्ट यूपी के बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज जो है वो माइग्रेट होकर उस तरफ जा रहे थे। छोटे छोटे काम करने वाले, बढ़ई, नाई, इस तरह का जो काम करते हैं, वो बड़ी संख्या में वहां जा रहे थे। तो इस पे तो कई बार रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां की डेमोग्राफी चेंज करने की और वहां पे इक्वेशंस बदलने की कोशिश की जा रही है। तो अब कम से कम उस पर भी रोक लगेगा कि उत्तराखंड में अगर सारी इस तरह से इक्वेशन बदली जाएंगी तो बाकी स्टेट्स का क्या हाल होगा। हाँ, बात तो सही है ही, बिल्कुल बात सही है उसकी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और योगी जी ने खड़गे जी की तो धुलाई करी दी ना वही जो अपन बात कर रहे थे तो क्या कहा योगी जी ने खड़गे जी पे? योगी जी ने कहा, एक मिनट, ये भी इस पे आया है किसी का, कोट किया है, मैं एक मिनट पढ़ देता हूँ आपको जी। योगी ने कहा कि जिसके परिवार को मुसलमान ने मार डाला, वो राजनीतिक स्वार्थ के कारण जनता के सामने ये नहीं कह पा रहे हैं, तो हम उनसे प्रयागराज के बारे में बात करें तो मूर्खता होगी। हाँ, वो तो वो योगी जी ने वही वाली बात कह दी जो पहले उसी को रिपीट किया है दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से कह दिया है। जी, आप ये सही कह रहे हैं कि वो राम जन्मभूमि वालों का जो इतना लंबा चौड़ा ट्वीट आया है कि साहब वो जो है आप लोग यहाँ पे 10 करोड़ श्रद्धालु जो है 29 जनवरी को प्रयागराज में स्नान करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज से भक्तजन अयोध्या पहुंच रहे हैं, ट्रेन एवं सड़क दोनों प्रकार से। तो इसलिए श्रेष्ठ है कि आसपास के भक्त यदि कार्यक्रम बाद के बनाएं, फरवरी मास में मौसम अच्छा हो जाता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वसंत पंचमी के बाद बोला हाँ, और फिर बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना सर, तो फिर उसके बाद तो वैसे भी रश कम होगा, तब बढ़िया रहेगा। बट बोर्ड के साहब, एग्जाम हमारा जो फरवरी में आपका जो मित्र मंडली है आपकी जी, उसके एक बड़े सदस्य राणा अयूब के खिलाफ एफआईआर होगी और दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर की। क्या सर, किस कितना मामले में? अत्याचार होगा साहब, क्या गरीब क्या मुसलमान मामला के है? साथ। क्या हुआ सर? गरीब मुसलमान कहाँ है, वो तो बहुत पैसे वाली मुसलमान है। वो तो डिजाइनर कपड़े पहन के तो वो डिबेट्स में भाग लेने के लिए जाती है अमेरिका में, और वहां पे आप उसे देख लेंगे तो वो तो उसके सामने तो तापसी पन्नू भी फेल है। वो कहाँ पे है? उसके तो फादर ने और उसने पता नहीं कहाँ से वो एनजीओ के पैसे से अपना प्राइवेट खर्चे चलाए, तो सही। नहीं, वो तो पुरानी एफआईआर है।
तो नई FIR है कि साहब बताइए, वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही A थी। Delhi court has directed the police to register an FIR against Rana Ayub for making anti-Hindu post. ये anti-Hindu post पे है. Ravan didn't touch Sita even though he could. Ram didn't stand for Sita even though he should have. Ravan 1, Ram 0. ये कहा था इसने. और बताइए, आज के जमाने में अब क्या मुसलमान को इतना भी अधिकार नहीं है कि पुराने जमाने में वो मूर्तियां तोड़ सकता था, अपनी मस्जिद बना सकता था, तामीर कर सकता था मंदिर के ऊपर। आज के जमाने में वो इतना भी नहीं कर सकता एक मुशरिक को। नहीं साहब, ये तो बहुत ही सेक्युलरिज्म इज डेड। बिल्कुल अत्याचार है साहब. ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है. बस नुपुर शर्मा ना बोल दे कुछ, ये कुछ भी बोल दे, है ना सर. नुपुर शर्मा कुछ ना कह दे बेचारी, उसका फिर उसे जो सल्तनत से है, जुदा हो जाएगा। हाँ, उसका सल्तनत से जुदा हो जाएगा. ये सर एक बात बताइए सर, आप तो हिंदुइज्म पे और इतना सब कुछ, आप सब किताबें आपने इतनी सारी लिख दी हैं, काफी स्टडी की है. ये हिंदू धर्म में जो है फतवा जारी करने का, फतवा टाइप का कुछ होता है कि नहीं सर? अच्छा, कोई प्रावधान नहीं है इसका? पहले सुनते थे भाई ऋषि मुनि श्राप दे दिया करते थे, लेकिन अच्छा, वो श्राप देने का भी वो है कि भाई जैसे ही श्राप कोई देता है ऋषि, तो उसकी जो शक्तियां हैं वो उतनी कम हो जाती हैं। तो इसलिए कोई देता भी था तो बहुत सोच समझ के मतलब देता उसे ये था। माना जाता था कि अपनी शक्तियों का मिसयूज है, ये था उसका सर. नहीं, उतनी शक्तियां घट गई। यूज और मिसयूज तो नहीं देखते थे, लेकिन हाँ कि भाई वो आप का वो जो पावर है, वो बहुत शक्ति आपने संचित की है, उससे उतनी वो पावर आई है। उसका आपने एक हिस्सा खर्च कर लिया तो उतनी कम हो गई। हाँ हाँ, वही सही बात है कि उसका मतलब उसका एक बुरा पहलू भी था कि श्राप देना कोई अच्छी चीज भी नहीं है, ये भी था. नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे उसको। ये कहेंगे कि भाई श्राप आप मान लीजिए किसी अच्छी चीज के लिए भी दिया भी आपने, आपकी शक्ति का ह्रास तो होगा, इतना तो होगा। तो इसलिए आपकी सोच कुछ समझ के, पावर, इसमें पावर आपकी लगी है, इसमें शक्ति हाँ खर्च हुई उसमें है. पावर लगी है, तो इसलिए कोई भी दे तो सोच समझ के दे। हाँ. अगर आपने अगर 4 दिन में 4 श्राप दे दिए तो सारी शक्ति समाप्त। सही बात है भाई, इतनी थी आपकी क्षमता, इतने शराब दे सकते. अरे सर, पहले तो ये जो देवबंद वाला दारुल उलूम है, इन्होंने कुछ साल पहले की बात है, लगभग 8-10 साल पहले की बात है, इन लोगों ने जो है, मैं तो घूमा हुआ हूँ वहां पे कई बार दारुल उलूम में, तो इन्होंने जो है एक बार ये करा कि भाई थोड़ा एडवांस दिखने के लिए कि जितने भी फतवे वहां से जारी होते थे, लोग ऑनलाइन भी फतवे मांगते थे, तो उसके जवाब में जो फतवा दिया जाता था, उसको उसकी डिजिटल कॉपी वो उस पे वेबसाइट पे अपनी डालने लगे थे. अब सब उसमें पढ़ के लोगों ने, पत्रकारों ने बड़ी बड़ी खबरें बनानी शुरू कर दी कि इस मुद्दे पे ये फतवा जारी हुआ. अरुण शौरी ने पूरी किताब लिख दी उसके ऊपर। हाँ, तो अब ये अभी 5-7 साल पहले की बात है सर, इन्होंने वो फिर डालने बंद कर दिए. उन्होंने कहा कि जिसने मांगा है ना फतवा, पर्टिकुलरली उसी को ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा, उसे जनरल उस पे वेबसाइट पे नहीं डालेंगे. फिर ये कहानी इन्होंने शुरू की है. मतलब ये है कि साहब के मजलूम पे काफिर जुल्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा जी. और ये बेचारी ये ज्यादा परेशान है. आरफा खानम शेरवानी तो जो है, उसने तो अभी ट्वीट कर दिया था गणतंत्र दिवस पे कि मैं तो आजाद हूँ, गणतंत्र दिवस मुबारक. और वो तो कहीं अमेरिका चली गई है, फिर दोबारा छुट्टी लेके आई थी, वहां पे गाड़ी ड्राइव करते हुए फोटो वोटो डाली उसने. तो उसने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो खुश है. हमने तो उसमें जवाब में लिखा भी था कि भाई देख लेना, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप आ गए, आपको दिक्कत वहां अमेरिका में ना हो जाए. तो उस पर कोई रिप्लाई आया नहीं है उनका. हाँ लेकिन अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप वाले मेल्ट डाउन पे बताइए कुछ, क्या है डोनाल्ड ट्रंप अरे का साहब इंटरनेशनल मेल्ट देखो डाउन? तो हाँ, रोज अगर मैं तो क्या है कि मैंने तो 2-4 इस तरह के ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। अच्छा. हाँ, मैं 2-4 इस तरह के ग्रुप हैं, इस्लामियों के कुछ ग्रुप हैं, कुछ आपके इनके ग्रुप्स हैं, और इसमें अच्छे खासे जो है ना, जो बहुत समझे जाते हैं कि साहब बड़े एलीट इस्लामी हैं,
अच्छा, खैर एलीट कम्युनिस्टों को इस्लामी। तो छोड़ दीजिए, उसमें तो एलीट नॉन एलीट तो क्या बोलेंगे, सारे ही पागल होते हैं। हम्म, लेकिन वो जो एलीट इस्लामी भी हैं वो बहुत कष्ट में है साहब। हम्म। तो बताओ साहब, ये तो यहूद और हनूद का राज आ गया ट्रंप के जीतने से। अभी तो मोदी जी की और ट्रंप की फोन पे बात भी हो गई कल तो। बात भी होगी, आप और और देखिए। सुनने में आ रहा है कि इसी फरवरी में मिल भी रहे हैं कहीं आप तो कहाँ पे। कभी कभी जो है ना, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स देखा कीजिए, ये कैसे जो है वो अपने रोते हैं छाती पीट पीट के। हम्म। वो वाकई जो है वो बड़ा ही देखने वाला दृश्य होता है। अच्छा, वो वहाँ वाला मेल्ट डाउन मजेदार है। हाँ, वो बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त होता है। आप ले आते थे सर कभी कभी पाकिस्तानियों को, हम तो आपकी चैनल पे देख लेते थे, इन्हें कौन ढूंढता फिरे। पढ़े लिखे तो होते नहीं वहां के यूट्यूबर, पता तो कुछ है नहीं उनको। अभी कल उनके एक पत्रकार ने वीडियो डाल रखी थी गद्दाफी स्टेडियम की, आपने देखी होगी कि साहब ये 96% इसका जो रिनोवेशन वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, 18 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है। ये तैयारी है। अभी तो तक हम तो टिकट कभी उनके, कभी ऐसा देख लेते हैं। अभी तक उनके टिकट भी सेट नहीं हो पाएंगे साहब। टिकट कब बिकेंगे? टिकट की बिक्री नहीं शुरू हो पाई। सर अभी कैसे शुरू हो जाएगी, अभी तो वो उन्हें दिक्कत फाइनल करने में आ रही है ना, इंडिया के मैच वाला कैसे करें, उसकी बुकिंग कहाँ खोलें। वो तो फंसे हुए हैं ना, जय शाह ने पूरी तरह से फंसा दिया ना उन्होंने तो लास्ट मोमेंट पे। बहुत बुरा हुआ साहब, जो कुछ भी हुआ हमारे हमसाया मुल्क के साथ अच्छा नहीं हुआ। कहाँ तो वो गए थे अच्छा सर, जनाब मोदी केजरीवाल, साहब। एक बात बताइए सर, केजरीवाल से शुरू जो की थी हमने बात के साथ जहर मिला रखा है इसमें, तो जहर तो ये भारत वाले मिला दें उसमें चिनाब नदी में और रावी में, तो वो तो सर सारा पाकिस्तान मर जाएगा केजरीवाल की अगर माने तो। केजरीवाल को भेज दिया जाए जम्मू कश्मीर, वो कर देगा ऐसा। हाँ सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। आप सोचिए कि जो आदमी ऐसी सोच रखता है, इट मीन्स वो ऐसा कर भी सकता है। उसके दिमाग में सर ख्याल कहाँ से आया है ये? लोग तो ये कह रहे थे कि अपनी बात सच करने के लिए वाकई कहाँ दो चार जगह पे कहीं जहर न मिलवा दे, जरा इसके ऊपर ध्यान हाँ, रखो। और फिर वहां के सैंपल भरवा लिए हों कि यहाँ के सैंपल भरवा लो। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मना कर दिया, खंडन कर दिया इसके बयान का कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा पॉसिबल है भी नहीं। ये सब जो है, ये इसमें जो है मैं कहता हूँ कि साहब, आपके पास लोकसभा में बहुमत, आपके पास राज्यसभा में बहुमत, हाँ, आप ये पूरा का पूरा है ये जो दिल्ली का तमाशा बना रखा है, खत्म करें सर। हाँ खत्म बिल्कुल, करो यार इसको, बिल्कुल है सर। इसको खत्म इत, करो। सर अब आप मैं बताइए, अगर ये कांग्रेस वाले होते तो आप समझिए ना कितने साल हो गए सर। 27 साल हो गए बीजेपी को दिल्ली में आए हुए, 27 साल। युग युग बदल जाते हैं सर, पीढ़ियां बदल जाती हैं 27 साल में। और आप कहीं का इंतजार कर रहे हैं ज्यादा क्या, इस छोटी 27 सी साल स्टेट के से पीछे है पड़े नहीं। हैं? हाँ, लास्ट इलेक्शन 93 में जीते थे, ये एक ही तो जीते थे। हाँ हाँ बिल्कुल सर, 98 में गई थी इनकी सरकार वहां से। हम्म। तो ये देखिए ना क्या हाल है। तो बिल्कुल सही है, इसका उपाय बिल्कुल यही है, किस्सा खत्म पैसा हजम। जाओ भैया यहाँ पे अपना एमसीडी करवा अब तो लेगी कोई और ये बहाना जल भी बोर्ड नहीं क्लोज। है, आपके पास दोनों हाउसेस में बहुमत है, आपके पास कोई बहाना नहीं है इसमें। बिल्कुल, ये फालतू की चाहे जो है ना ये प्लेसेस ऑफ मुसीबत वर्शिप एक्ट को खत्म करना हो, आप वक्फ एक्ट अमेंड कर सकते हैं, तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म भी कर सकते हैं। आप दिल्ली का भी कायाकल्प कर सकते हैं, आप दिल्ली एक्ट जो है उसको आप बदल सकते हैं। हाँ, आखिरकार उसमें तो एक्ट सर से ही तो सीधा चलती करना है है दिल्ली। कि भाई ये जो है यहाँ इसमें सर कुछ तमाम वजह दी जा सकती हैं। अच्छा, भाई आप आप पहले एक आपने देश। किया भी है, आप ऑर्डिनेंस लाए थे ना? हाँ, आपने ऑर्डिनेंस ला के, अभी अधिकारी और वो ये सारे एलजी के राइट्स ब्यूरोक्रेसी, बढ़ाए तो थे उसमें। हाँ हाँ, एलजी के राइट्स बढ़ा के ब्यूरोक्रेसी का तो पूरा का पूरा कंट्रोल लिया था ना। हाँ और वो लोकसभा में पास भी करवाया था उसको, दोनों दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में। हाँ तो इसका बिल्कुल। पूरा मुझे सर्जरी कर दो मुझे यार, लगता है कि यहाँ बस ये जरूरत। अमित शाह लास्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हैं शायद, अगर अब की नहीं, बार मैं नहीं तो ये आती है कह रहा हूँ कि बीजेपी भाई, यहाँ, खत्म कर ये दें इसको। ऐसा क्या है कि साहब, एक तो एनडीएमसी वाली दिल्ली है, हाँ हाँ, और हाँ दूसरी जो है वो एमसीडी वाली दिल्ली है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ एक ही शहर में एक तो बिल्कुल एलीट और प्रिविलेज्ड क्लास
रह रहा है, एनडीएमसी की हाँ, सारी बिल्कुल ये सब फैसिलिटीज लुटियंस वाला एंजॉय कर इलाका रहा है। सारा एनडीएमसी का है। और दूसरे जो है वो बिल्कुल वो जो उनसे तो जितना भी एनसीआर है, गुड़गांव उनसे अच्छा है, नोएडा की तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, गाजियाबाद हाँ, इतना पुराना शहर है वो भी इनसे अच्छा फरीदाबाद है। का बहुत बढ़िया, फरीदाबाद बड़ा बहुत अच्छा इलाका हो गया। फरीदाबाद के कई हिस्से बहुत बढ़िया हैं जो दिल्ली से मिलते हुए हैं। और दिल्ली में तो आप देख लो आप क्या हाल है, लोग मयूर बिल्कुल। विहार छोड़ छोड़ के 2 किलोमीटर आगे नोएडा में जाके बस रहे। हाँ, क्या फायदा ऐसी दिल्ली से। तो आइए आज की चर्चा का समापन करें। जी। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।